नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति में बेमतलब मुलाकातें नहीं होती है, उसके पीछे कोई न कोई मतलब और स्वार्थ जरूर होता है। प्रशांत किशोर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, रणनीतिकार हैं, चुनाव जितवाते हैं और हरवाते हैं, सब जानते हैं, हर फन के माहिर है। जिधर गए हैं अधिकांश मामलों में सफलता मिली है। अभी उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ रह करके रणनीति बनाई, ममता बनर्जी को शीर्ष पे पहुंचा दिया है। उसके बाद से ममता बनर्जी यानी टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाएं कुलाचे भर रही है। दूत बन करके प्रशांत किशोर 11 जून को शरद पवार से मिले थे। मुलाकात हुई, बात हुई, शिष्टाचार बात का हवाला दे करके इसे आई गई कर दिया गया था। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। अब जरा गौर करते हैं कि आखिरकार क्या इसके पीछे की रणनीति है। दरअसल एक बात क्षेत्रीय दलों को साफ साफ दिख रही है कि कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। यदि कांग्रेस के पीछे चलते रहे तो 2024 में भी नरेंद्र मोदी को मात देना मुश्किल होगा। लिहाजा अब क्षेत्रीय छत्रपों की ये रणनीति है कि तीसरा मोर्चा टाइप की कोई चीज़ बनाई जाए और नरेंद्र मोदी को घेरा जाए। इनकी ये रणनीति और उधर जो आरएसएस की अपनी रिपोर्ट है, दोनों कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैच कर रही है। आरएसएस ने भी जो मंथन किया था उसमें ये पाया था कि क्षेत्रीय छत्रपों के सामने जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने किया जा रहा है तब तब उनकी इमेज को नुकसान हो रहा है। लिहाजा जो भी विधानसभा चुनाव लड़े जाए उसमें राज्य के नेताओं को आगे रखा जाए। संभवतः उसी रणनीति के तहत योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में आगे किया जा रहा है। स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और रहेंगे, बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं और रहेंगे, लेकिन उनको क्षेत्रीय छत्रपों के सामने अब वैसे नहीं झोंका जाएगा जो अभी तक झोंका जा रहा था। क्यों? क्योंकि दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जहाँ जहाँ राज्यों के चुनाव हुए वहाँ वहाँ देख लीजिए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खासा नुकसान हुआ है। मान लीजिए आप कहते हैं कि केरल में हम कहीं नहीं थे, तमिलनाडु में कहीं नहीं थे, केरल में तो आप कितने दिनों से जोर लगाए ही थे, कहीं आपको सफलता नहीं मिल रही है। और तो और जहाँ पे आप बैठ करके राज करते हैं उस दिल्ली में भी सफलता नहीं मिली। तो किसके इमेज को नुकसान हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को नुकसान हो रहा है। और इधर विपक्ष की सोच ये है कि कांग्रेस जो है सब गुड़ गोबर कर दे रही है। कांग्रेस के साथ रहने से मामला नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी। लिहाजा माइनस कांग्रेस तीसरा मोर्चा बनाया जाए। तो यशवंत सिन्हा है, बीजेपी के पुराने नेता है, आईएएस अफसर रहे हैं। 30 जनवरी 2018 को उन्होंने राष्ट्र मंच बनाया था। ये मंच जो है गैर राजनीतिक है, इसमें राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों तरह के लोग शामिल होते रहे हैं। अब बहुत दिनों बाद इसकी खबर है कि शरद पवार के घर पे बैठक होने जा रही है जिसमें कि यशवंत सिन्हा भी भाग लेंगे। आपके नेता संजय सिंह हो सकते हैं, पवन वर्मा हो सकते हैं, प्रशांत किशोर तो रहेंगे ही, शरद पवार रहेंगे ही। तो आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा इस राष्ट्रमंच के संयोजक होने के साथ साथ टीएमसी के उपाध्यक्ष भी हो गए हैं। और इधर प्रशांत किशोर बेशक टीएमसी में कोई उनका पद नहीं है, लेकिन वो ममता बनर्जी के प्रतिनिधि बनकर ही पूरे देश में घूम रहे हैं। तो ये लोग भी रहेंगे, यानी कि राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों तरह के लोग रहेंगे। आपको याद है संजय राउत शिवसेना नेता कब से राग अलाप रहे हैं कि शरद पवार को आगे किया जाना चाहिए। उनकी पार्टी के और नेता भी बोलते रहे हैं, यानी एनसीपी के नेता। कांग्रेस उस पर चुप्पी साध जाती है। कांग्रेस को इस बात कतई गंवारा नहीं कि उसके रहते हुए कोई और नेता लीड करे। किसकी? यूपीए की। तो अब इनकी क्या रणनीति है? क्षेत्रीय छत्रप को जुटाओ। शरद पवार भी क्षेत्रीय छत्रप भी है, उनका तो कई राज्यों में प्रभाव है। ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी है, बहुत सारे, जो आप दक्षिण में चले जाएंगे तो सब क्षेत्रीय छत्रप भी है। वही एकजुट किया जा रहा है, 2024 की रणनीति बन रही है। और इसका मास्टरमाइंड जो बनाया गया है वो प्रशांत किशोर को बनाया गया। प्रशांत किशोर ये बात बोल चुके हैं कि पश्चिम बंगाल के बाद वो चुनावी रणनीति बनाने का काम अब नहीं करेंगे, ये काम छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि बीच में ब्रेक लूंगा, उसके बाद देखूंगा कि क्या करना है। उनका ब्रेक भी हो गया, एकदम साफ दिख रहा है कि उनको क्या करना है। उनकी भी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है, वो भी राष्ट्रीय फलक पे छा जाना चाहते हैं। उनकी खास बात यह है कि बीजेपी के साथ रह करके भी उन्होंने रणनीति बनाई है। 2014 के जितने नारे थे
वो उस सब में उनकी भूमिका थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से उनकी टीम में काम कर चुके हैं। 2014 की रणनीति बनाने में वो काम कर चुके हैं। वह बीच में भी जुड़े थे वो बीजेपी से, ले बाद में वो क्षेत्रीय दलों के साथ चले गए। बिहार में जो महागठबंधन का प्रयोग हुआ था, जब लालू और नीतीश मिलकर के चुनाव लड़े थे, तब भी वही जो है उसके रणनीतिकार थे। तो एक तरह से वो पूरे देश को जानते हैं, समझते हैं, विपक्ष को भी जानते समझते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी को भी जानते समझते हैं। कब कहाँ ये लोग कैसे अटैक करेंगे ये भी उनको पता है, लिहाजा उधर से वो दूसरा दांव भी लगाना जानते हैं। इसीलिए उनको ये काम सौंपा गया है। शरद पवार चूंकि सबसे बुजुर्ग नेता हैं, राजनीति के माहिर हैं, इसलिए उनको संयोजक उसका बनाया जा सकता है। किसका? जो तीसरा मोर्चा बने, राष्ट्रमंच के बैनर तले जो मीटिंग होने जा रही है उसमें प्रोजेक्ट किसको किया जाएगा? ममता बनर्जी पे सबकी नज़र है। अरविंद केजरीवाल भी कम नहीं है, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं कुलाचे मार रही है। और भी क्षेत्रीय छत्रप है जो चाहते हैं कि उनके बाजी उनके हाथ लगे। खैर, अभी तो कल पहली बैठक है, इसे उसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि रणनीति बन रही है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए। वैसे भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कहा यह जाता है कि शुरू के 2-3 साल ही सरकार के पास काम करने के लिए होते हैं, आखिर के जो 2 साल होते हैं वो तो रणनीति बनाने में गुजर जाते हैं। उससे पहले ही उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में चुनाव है जो कि दिल्ली की गद्दी तय करता है, दिल्ली के लिए रास्ता देता है, लिहाजा हलचल बढ़ेगी। ये सब कोई जानता है कि यशवंत सिन्हा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। पहले मंत्रिमंडल में उनके बेटे को शामिल किया गया था, दूसरे में ड्रॉप कर दिया गया। यशवंत सिन्हा तो 75 के बाद जो रिटायर किया गया उसी बात से नाराज हो गए थे और उसके बाद से ही मुहिम चला रहे थे। वैसे बता दें कि इस मंच में शत्रुघ्न सिन्हा और मनीष तिवारी भी शामिल थे, लेकिन जब शरद पवार के घर तीसरे मोर्चे टाइप की मीटिंग हो रही है इसलिए शायद उसमें ये शामिल नहीं होंगे। इस बैठक पर हमारी नज़र रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।